चल परफेक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज के सेशन का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं एक्चुअल। ठीक है। देखो, ये एक जनरल सेशन है। यहाँ पे हम लोग कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या कोई भी पर्टिकुलर चीज पढ़ने नहीं आए हैं, ठीक है। तो ये तो सबसे पहली बात समझो। आप ऐसा मत समझो कि यहाँ पे कोई भी लेक्चर कंडक्ट होने वाला है। कोई लेक्चर कंडक्ट होने वाला नहीं है, ये पहला पॉइंट। ना ही इसको पूरी तरीके से आप डाउट सेशन के तौर पर लो। ऐसा भी मत समझो कि आप जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड जो डाउट्स हैं वो पूछ लें। अगर एक आध कोई है छोटा मोटा तो कोई बात नहीं, बट पूरे सेशंस को उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो अदरवाइज हम लोग अपने क्लासेस में कर ही लेते हैं। और अभी तक जो भी कुछ हमने पढ़ा है, मुझे नहीं लगता कि उसके बारे में कोई भी डाउट होने की संभावना है। अब करेंगे क्या फिर इन सेशंस के अंदर? दी वेरी पर्पस कि मैंने ये जनरल सेशन कंडक्ट किया है, और ये आज के ही सेशन पर निर्भर करेगा कि फ्यूचर में और करूंगा या नहीं करूंगा। यहाँ पे बस इतनी सी सिचुएशन ये है कि हम लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, इन दी सेंस हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ डाउट्स हो सकता है कुछ चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो अपनी स्टूडेंट लाइफ में, अपने प्रिपरेशन में, अदरवाइज ऑल्सो। मतलब आज के सेशन को आप ये भी मत देखो कि कोई टीचर ही है या कोई लॉ की ही बात करेगा, ऐसा अभी नहीं है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग, आपको अगर कुछ भी ऐसा लग रहा है जिसके ऊपर आपको गाइडेंस की जरूरत है, और आपको लगता है कि मेरे पास वो कैपेसिटी है, मैं शायद आपको गाइड कर पाऊंगा अबाउट एनीथिंग, चाहे वो करियर की बात हो, चाहे वो आपके प्रिपरेशन या एकेडमिक्स की बात हो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, जैसा मैंने बोला एक जनरल सेशन है। आप मुझे अपना दोस्त की तरीके से ही कंसिडर कीजिए, और अगर कोई भी आपको दिक्कत है, परेशानी है जिसके ऊपर आप चर्चा करना चाहते हो, आप बिल्कुल खुल के करें। ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे सेशन को, ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफ ही रखेंगे, जितनी जरूरत होगी उतना ही, ठीक है। और बाकी आज कोशिश करेंगे कि अगर बहुत ज्यादा अफरा तफरी नहीं होती है तो मैं आप सभी लोगों को माइक वाला ऑप्शन एनेबल कर दूंगा, और बारी बारी से आपके जो भी क्वेश्चन है आप उनको एड्रेस करवाते चलिएगा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि अननेसेसरी क्वेश्चन पूछने, मतलब क्वेश्चन पूछना ही पूछना है अगर हम आए हैं, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। कई बार क्या होता है कि बच्चा कि चला आए हैं तो कुछ पूछ ही लेता है। अगर कोई जेन्युइन सवाल नहीं है दिमाग में तो मत पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई दूसरा बच्चा पूछ रहा है जो शायद टेबल पे एक अच्छा क्वेश्चन लेके आ रहा है जिस पे डिस्कशन बनता है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन चाहे किसी भी स्टूडेंट से आए वो रिलेवेंट तो सभी के लिए होता है। ऐसा तो है नहीं कि वो केवल उसी के लिए रिलेवेंट है। तो अगर आप ध्यान से सुनेंगे भी इस सेशन को बिना क्वेश्चन पूछे तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो क्वेश्चन पूछने की रेस नहीं लगानी है। पहले अपने आप से पूछना है कि क्या मेरे पास सच में कोई जेन्युइन क्वेश्चन है जिसका मुझे आंसर चाहिए। हाँ, एक जेन्युइन क्वेश्चन, ठीक है, बेवकूफी वाले क्वेश्चन नहीं। एक जेन्युइन क्वेश्चन है मेरे पास और जिसका मुझे चाहिए थोड़ा सा गाइडेंस, तो उस हिसाब से हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। और बारी बारी से रखेंगे, ठीक है। चल अब मैं आप लोगों का वॉइस का फीचर एनेबल कर देता हूँ। आप बताना मेरे को एक एक करके, थोड़ा सा बढ़ते हुए चलें। हाँ, अगर किसी का कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हो, और अगर किसी को चैट में भी सवाल भेजना है ना तो भी भेज सकते हो। मैं चैट भी खोला हुआ है, मैं चैट में भी देख लूंगा, पर ज्यादा लंबा चौड़ा मत टाइप। चलो बताओ, कोई अनम्यूट करो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ भी गाइडेंस चाहिए, एनीथिंग एंड एवरीथिंग वर्क्स टुडे। आज आपके लिए लिबर्टी है, कुछ भी चलेगा। नमस्ते सर। नमस्कार। सर वो हमें पूछना था कि सर आप ऑल सब्जेक्ट पे कुछ मतलब ला रहे हैं क्या कभी क्लास? हाँ अभी मतलब तो जैसे नहीं सर बेटा। इस पे आपने, सर जैसे अभी यूपी हाल। की वैकेंसी भी हाँ आने वाली है, तो जैसे आपने हाँ हाँ पहले हाँ जून पे सेशन स्टार्ट किया था जिसमें हाँ आप हाँ हाँ। जजमेंट राइटिंग और ऑल सब्जेक्ट कवर कर रहे थे, तो ऐसा कुछ सर आप सोच रहे हैं? अभी नहीं। अभी हाल फिलहाल बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं काफी अभी बिजी चल रहा हूँ। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, इनफैक्ट आप लोगों की भी क्लास में रात को 9 बजे कर पाता हूँ, मेरे लिए अब पहले से बहुत हैवी जा रहा है। और दी ओनली रीजन मैंने ये बैच को शुरू किया कि काफी बच्चे मेरे को बोल रहे थे, पीछे पड़े हुए थे बीएनएसएस के लिए कि सर करा दो शुरू, करा दो शुरू, इसलिए मैंने कराया। अदरवाइज 1 घंटे पर डे में अभी के टाइम पे मैं बोलूंगा कि अभी के समय के हिसाब से 1 घंटा पर डे से ज्यादा देने की पोजीशन में हूं नहीं। फ्यूचर में नहीं पता, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद हो सकता है सिचुएशन बदले। बट अभी के लिए तो बीएनएसएस पे ही फोकस है मेरा, आगे देख। ओके सर, बस इस सर पर कंसिडर करिएगा इस चीज को अगर आप ऑल हाँ सब्जेक्ट पे बिल्कुल। ला सके। बिल्कुल बेटा, अगर मेरे पास समय होगा, टाइम होगा, और मैं देखो, मैंने ना कुछ अपने लिए रूल्स बनाए हैं यस और सर। वो रूल्स बहुत जरूरी हो गए थे एज के साथ।
अब मैंने अपने लिए एक रूल बनाया है कि मतलब अननेसेसरी अपने आप को बर्डन नहीं करूंगा कभी। मेरी बहुत बुरी आदत है कि मैं जितना कर नहीं पाता, जितनी मैं जिम्मेदारियां ले लेता हूँ तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो दिक्कत करती है। तो आराम से चलेंगे, कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जितना बेटर तरीके से दे। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। चलो परफेक्ट। और किसी का क्या क्वेश्चन? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर, मेंस राइटिंग में जो क्वेश्चन का आंसर मैं लिखती हूँ, लेकिन उसे वो आंसर कैसा है उसे जज कर पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है सर। काफी कंफ्यूजन रहता है। अपने हिसाब से तो काफी परफेक्ट रहता है कि नहीं ठीक है, सब कुछ मैंने डाल दिया है। तो वो चीज, वो समस्या आ रही है सर। ये एक ऐसी समस्या है जो लगभग लगभग हर बच्चे के सामने आती है जो प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसमें कुछ भी नया नहीं है। देखो इसके मेरी तरफ से जो सजेशन रहेगा वो यही रहेगा कि कुछ मत करो, ठीक है। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कई बार क्या होता है हम ओवर थिंक कर लेते हैं सिचुएशन। आप कुछ मत करो फॉर द टाइम बिंग। आप ज्यादा से ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस करो, और आप जो आंसर्स लिख रहे हो ना, कोई भी आप अगर गाइड खरीदोगे, मेंस की कोई भी अच्छी ऑथेंटिक गाइड खरीदोगे मेंस आंसर राइटिंग की किसी भी पर्टिकुलर स्टेट की जिसको भी आप टारगेट कर रहे हो, जैसे यूपी का पकड़ लो या दिल्ली का पकड़ लो, जो भी आपको जो टारगेट स्टेट है, तो उससे आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जब अपना आंसर लिखोगे तो उस आंसर से कंपेयर करो जो गाइड में दिया हुआ है। मतलब कंपैरिजन का मतलब ये नहीं कि आप ये ढूंढो कि सेम लैंग्वेज है या नहीं। मोर और लेस आपको ये पता लगाने की कोशिश करनी है कि जो कंटेंट आपने लिखा है और जो कंटेंट उस गाइड में दिया गया है उस पर्टिकुलर आंसर के तौर पर, क्या वो मेल खा रहा है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ और ही कहानी सुना रहा हूँ और वो गाइड में कुछ और ही कहानी बताई गई है। तो वो एक बात है जो चैलेंजिंग है। अदरवाइज एक्सप्रेशन की जो बात है, मतलब मैं जो लिख रहा हूँ वो लहजा कितना अच्छा है, कितने अच्छे तरीके से पुट फॉरवर्ड हो रहा है, वो एक ऐसी चीज है कि आप जितना ज्यादा उस चीज को करोगे वो अपने आप सुधार होता ही जाएगा। और जब एक बार लगे ना आपको कि आपका प्रीलिम्स क्रैक हो गया है, मेंस के लेवल पे आप आ गए हो, तो कई सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको केवल मेंस आंसर राइटिंग की ही, मतलब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की वो, मतलब कोचिंग सेंटर्स भी क्या बोलूं, काफी ऐसे प्राइवेट एंटिटीज भी हैं जो एक बहुत मिनिमल अमाउंट लेके 50 100 रुपए 200 रुपए पर आंसर कुछ ऐसा लेते हैं वो लोग। उनसे आप चेक करा लो, वो तब जब आप मेंस देने की स्थिति में आए तब तक प्रैक्टिस करते थे। Yes. सर, माध्यम का कितना ये होता है सर? हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम? देखो माध्यम का आइडियली आइडियली मैं बोलूँ तो बहुत ज्यादा रोल होना नहीं चाहिए, ठीक है। और माना भी ये जाता है कि हिंदी वाले बच्चे भी ठीक ठाक परफॉर्म कर लेते हैं जो पढ़ते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने लिए बैरियर मत बनाओ। देखो अगर आपके दिमाग, आपको पता है कि आप हिंदी में ही एग्जाम देने वाले हो और उसके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, तो ये माध्यम वाला थॉट अपने दिमाग में ही मत लाओ, क्योंकि वो आपका कॉन्फिडेंस ही तोड़ेगा। वो कोई पॉजिटिव चीज तो है नहीं। अगर आपको लगता है कि माध्यम चेंज करना आपके लिए सुटेबल है, आप कर पाओगे, कई बार ऐसा लगता है कर लेंगे पर उतना आसान होता नहीं है इंग्लिश की तरफ जाना, तो फिर उसमें थोड़ा इतना सोच विचार करो। मेरे हिसाब से माध्यम में जितनी मेहनत करोगे उससे ज्यादा बढ़िया है कि आप सब्जेक्ट के ऊपर करो। काफी हिंदी बच्चे मीडियम के बच्चों का सिलेक्शन होता है, मेरी नॉलेज में कितने बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई पर ध्यान दो। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, बिल्कुल। और कोई बच्चा जो पूछना चाहता है, और मैं प्रेफर करूंगा अगर आप डायरेक्ट माइक के थ्रू ही पूछ लो, थोड़ा सा बेटर होता है। किसी का कोई क्वेश्चन? नमस्ते सर। मस्त, बताओ। सर, मैं लिटिगेशन में जाऊंगा और अभी मैं फाइनल सेम में हूँ अपने डीयू में लॉ फैकल्टी से। तो ठीक है। सर, आई गेस आपने भी लिटिगेशन करा था कुछ टाइम पे, अभी थोड़ा टाइम पहले ही, शायद हम्म। 1 1.5 साल, हाँ क्योंकि हाँ हाँ। व्हाट्सएप डीपी देखी थी सुप्रीम कोर्ट की। हाँ 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 तो, हाँ। तो सर आप कुछ हम्म। गाइड कर सकते हैं उस बारे में तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि हाँ मैंने लिटिग सारी में इंटर्नशिप्स तो करी थी और मैंने एक ही सीनियर के अंडर करी है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 7 9 10 महीने करी होगी, मतलब गैप ले लेके जैसे एग्जाम से पहले। बट वो काफी रेपिटेटिव हो जाता है, मतलब हम्म। repetitive भी नहीं, मतलब सर आप जो बताएं। मैं तो नहीं बताऊं, देखो क्या है ना, ये कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं, दे आर वेरी पर्सनल, और मुझे लगता है कि कोई कितना भी कुछ बताए आप खुद ही डिस्कवर करोगे जब आप फील्ड में उतरोगे, मतलब जब आपकी एलएलबी पूरी हो जाएगी। मतलब हर चीज हर एक बंदे के लिए नहीं होती। ऐसा हो सकता है कि कोई चीज है जो शायद मेरे लिए नहीं है, के लिए हो सकता है कोई ऐसी चीज है जो आपके लिए नहीं है मेरे लिए हो। तो ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन का इंटरेस्ट क्या है,
उसमें पेशेंस कितना है, और काफी सारे फैक्टर्स हैं, उसको क्या लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं। बहुत ही बेसिक लेवल पे अगर मैं बताऊं, प्रैक्टिकल लेवल पे अगर बताऊं, तो इतना मुझे समझ में आया है लिटिगेशन के बारे में। इनफैक्ट कोर्ट वगैरह में अभी भी जाता रहता हूँ, मतलब ये मान के चलो कि हर हफ्ते में 2 से 3 दिन तो मेरे को जाना पड़ ही जाता है, भले ही 2-4 घंटे के लिए जाऊं, बट मैं ज्यादातर हूँ। पर इतना ही मैं समझ पाया है, खुद को देख के या बाकी के लोगों को देख के, कि लिटिगेशन का सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं है कि आपने ज्वाइन कर लिया। लिटिगेशन का सबसे बड़ा चैलेंज ये भी नहीं है कि आपने किसी सीनियर को या किसी जान पहचान वाले बंदे को पकड़ के उसका ऑफिस ज्वाइन कर लिया या किसी लीगल फर्म में लग गए बड़े। दे आर नॉट दी चैलेंजेस। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब आपको 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल होगा, ये सब चीजें आपको मिल ही जाएंगी। द बिगेस्ट चैलेंज इज कि आपके पास एक एम्पल अमाउंट ऑफ डिसेंट वर्क कैसे है। मैंने डिसेंट शब्द बहुत जानबूझ के इस्तेमाल किया है, क्योंकि काम आता है पर वो काम करने लायक नहीं होता। कई बार पैसा तो आपको दे जाता है, पर वो इतनी टेंशन आपको दे जाएगा कि आप कहोगे कि मैं कहाँ आ गया हूँ। तो एम्पल अमाउंट ऑफ डिसेंट वर्क की पर महीने, देखो मैं इमेजिन करता हूँ कि आप ड्यू से पढ़ रहे हो, तो यू वुड बी एक्सपेक्टिंग कि कम से कम एक महीने में 1-1.5 लाख रुपए तो कमाओ, कम से कम 2-3 साल के बाद। आज भले नहीं, बट 2-3 साल के बाद 1-1.5 लाख रुपए महीने पे अगर नहीं आ रहे हैं, तो सही नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि खर्चा वर्चा चला पाना, एक अच्छी लाइफ लीड करना इज नॉट पॉसिबल। लिटिगेशन में इट बिकम्स वेरी, ठीक है, बहुत मुश्किल काम है 1.5 लाख रुपए कमाना लिटिगेशन में। मतलब मुझे ऐसा लगता है, आउट ऑफ माई ओन बैच, अगर 2017 का बैच लूं मैं सीएलसी का, जितने भी बच्चे लिटिगेशन में गए हैं, आज कितने साल हो गए हम लोगों को, 3 + 5 8 साल हो गए। 8-9 सालों में मुझे नहीं लगता कि 10% या 15% भी बच्चे हैं जो लिटिगेशन में गए थे जो आज 1 लाख रुपए से कम ऊपर कमा। तो ये मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज है। वहीं मैं दूसरी तरफ देखता हूँ, जैसे अगर मैं अपने प्रोफेशन पे आऊँ, कि मैं पढ़ाने का प्रोफेशन है या फिर मैं कोचिंग सेक्टर में काम करता हूँ, यहाँ पे पैसा बहुत ज्यादा है। मतलब एफर्ट का अमाउंट बहुत कम है कंपैरिजन टू लिटिगेशन, और पैसा बहुत ज्यादा है। यहाँ पे ये मान के चलो कि आप अगर अच्छे हो, अगर आपके स्किल है, तो आप बहुत आसानी से 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, मतलब ऐसे भी मेरे नोन में है जिनका पैकेज 7-8 लाख तक जाता है। पैसा बहुत बना सकते हो आप इस सेक्टर में, अगर आप मेहनत, देखो मेहनत यहाँ पे भी, यहाँ की मेहनत अलग टाइप, वहाँ की मेहनत अलग टाइप की है। पर यहाँ कम से कम आपकी मेहनत आपको रिजल्ट देती है, जो मेरा पर्सनल चीज। और इसके अलावा देखो, जज बन जाओ तो भी अच्छा है। जज बनने में क्या फायदा है कि वो जो बच्चे हैं जो थोड़े से मतलब बहुत ज्यादा हम्बल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, मतलब लोअर मिडिल क्लास या फिर पुअर सेक्शन से, या फिर मिडिल क्लास भी बोल लो, जिनके पापा मम्मी के बहुत ज्यादा सपने हैं कि कुछ पावरफुल पोस्ट मिले, उनके लिए जजशिप ठीक है। जजशिप में पैसा इतना नहीं है, ठीक है। मतलब अगर आपका एम है कि मुझे पैसा कमाना है, एक अच्छी लाइफ जीनी है, एक मतलब होता है ना हायर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को बिलोंग करना है, तो लोअर जुडिशरी में आप पैसा ज्यादा नहीं कमा पाओगे। मतलब कमा भी लोगे तो गलत तरीकों से कमाओगे, हमेशा डर में रहोगे, कुछ खरीद ही नहीं पाओगे। मतलब मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं जो यूपी में, एमपी में, अलग अलग स्टेट्स में पोस्टेड हैं, और उनको हो गए 6-6 7-7 साल तो हो गए। और ऐसा नहीं है पैसा नहीं कमा रहे, पैसा कमा रहे हैं वो सब लोग। बट उनके पैसे कमाने में और जो बंदा अकेडमिक्स में पैसे कमा रहा है, बहुत, क्योंकि हमें किसी बात का डर नहीं है। हमारा पूरा पेमेंट टैक्स पेड होता है, तो हम कहीं भी खर्च करें, कुछ भी खरीदें, अपने नाम पे खरीदें, अपने बच्चों के नाम पे खरीदें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट दीज थिंग्स आर नॉट पॉसिबल फॉर देम। उनको बहुत डर के रहना पड़ता है। और जो ऑफिशियल सैलरी है वो सफिशियंट, ऑफिशियल सैलरी 1 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए, ये मान के चलो, अगर आप बड़े शहर में हो या फिर आप एक अच्छी फैमिली से आ रहे हो, कुछ भी कुछ भी नहीं होता, आपका बेसिक सर्वाइवल नहीं हो पा रहा 1 लाख 1.25 लाख रुपए में। तो ये देखो कि आपका मेन मोटिवेशन है क्या, आप अपने करियर से चाहते क्या हो। और कई बार क्या होता है, जब हम लॉ करते हैं, हमें थोड़ा सा चढ़ा देते हैं लोग, अरे पावर होती है, अरे ये होता है, वो होता है, नेतागिरी होती है, कि गाड़ी पे स्टिकर लगा लो, कि 4 बंदों के साथ घूम लो। ये अच्छा लगेगा 2-3 साल, अच्छा लगेगा, चौथे साल अच्छा नहीं लगेगा, खासकर तब जब शादी वादी होने लगेगी। तो हमेशा करियर, ये चीजें सोच के डिसाइड करना, पावर वाला कुछ नहीं होती है। जिसके पास पैसा होता है उसके पास पावर होती है। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, ना मैं जज हूँ ना मैं लॉयर हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि कोई हाथ लगा सकता है। पैसा है जो मेन पावर लेके आता है। तो आप उस फैक्टर में मत सोचना कि मैं बहुत बड़ा गुंडा बन जाऊंगा या मेरे को पुलिस नहीं रोक पाएगी। पुलिस किसी को नहीं बोलती वैसे भी, ठीक है, अगर आपके पास पैसे है तो पुलिस तो आपके लिए काम करती है। तो ये सोचो कि बेस्ट कैरियर पॉसिबल कैसे बना सकते हैं, अच्छे से अच्छा पैसा कैसे कमा सकते हो जिसमें आपका पीसफुल माइंड भी रहे,
एक सही समय पे घर पे आ जाओ, फैमिली को भी टाइम, ये सारी बातें अभी मजाक लगेगी, बट एट ए पॉइंट ऑफ टाइम ये बहुत जरूरी है। ठीक है। जैसे लीगल फॉर्म्स में भी मैंने भी काम किया है, मेरा भी खुद का भी एक्सपीरियंस है पर्सनल। द वर्स्ट पार्ट अबाउट लीगल फर्म इज कि अगर एक बार आपको सैलरी दे भी दी, मानो फॉर एग्जांपल आप बहुत अच्छी लीगल फर्म में लग गए, ठीक है मैं नाम नहीं लूंगा, पर मानो बहुत अच्छी लीगल फर्म में लग भी गए, आपको 1.5 लाख 2 लाख रुपए मिलने लगते हैं, चलो कोई बात नहीं, मिलने लगे, स्टिल वो जो लाइफ होगी वो जीने लायक नहीं होगी, क्योंकि इतना वर्क प्रेशर होगा, इतना वर्क प्रेशर होगा कि आप कुछ सोच ही नहीं पाओगे, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग कि टाइम देना, आप सोच भी नहीं पाओगे, आप घर पे भी होगे ना तब भी आप ऑफिस में ही होगे। तो मुझे नहीं लगता, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ हम जो जी रहे हैं उसका हर मिनट हर सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। और कांस्टेंट प्रेशर में जीना आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, आपकी फैमिली के लिए भी अच्छा नहीं है, आपके रिलेशन के लिए भी अच्छा नहीं है। और अंततः खुशी जो है ना, जिसको हम हैप्पीनेस बोलते हैं, दैट इज गोइंग टू कम आउट ऑफ योर फैमिली, आउट ऑफ योर रिलेशंस, आपके माँ बाप, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके परिवार, आपका दोस्त। जब वही नहीं रहेंगे तो कितनी पावर कमा लूं मैं, कुछ तो नहीं रह सकता। ठीक है, तो दीज आर दी फैक्टर्स यू मस्ट कंसिडर। बहुत अच्छी बात है ड्यू जैसे इंस्टीट्यूट से निकल रहे हो और लिटिगेशन की तरफ जा रहे हो, दैट इज ऑल्सो गुड, बट अगेन प्लान इट आउट। पैसा कैसे कमाना है, पैसा तो कमाना ही है, ये मान के चलो, पैसे पे कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। कई बार बच्चे जोश में आ जाते हैं कि लिटिगेशन में शुरू में पैसा नहीं है, बाद में है। केवल कहने की बातें है, बाद में वो ऐसे भी लोग हैं जिनको मैं 10 साल या 15 साल हो गए लिटिगेशन में, 20 साल हो गए लिटिगेशन, नहीं आया उनको पैसा। ठीक है, तो ये सब सोच लेना उसके बाद। सर, हम्म, हेलो। हाँ हाँ एक सेकंड, हाँ इससे इसलिए, रिलेटेड क्वेश्चन था हाँ हाँ मेरा। हाँ हाँ। लिटिगेशन में ही मैंने डिसाइड किया जाने का, तो अभी लोअर कोर्ट से हम्म, मैंने स्टार्ट किया है, जस्ट एनरोल्ड हुई है। हम्म, तो यहाँ पे हम्म, आप गाइड कर सकते हैं कि लोअर कोर्ट से जर्नी स्टार्ट किया जाए या हाई कोर्ट। मैंने डिसाइड किया हुआ कि 1 ईयर लोअर कोर्ट के प्रोसीजर समझ जाऊं, फिर हाई कोर्ट जाऊं। और सही हम्म, कहा आपने, पैसे तो मैटर करते हैं और पैसा ही मेन मोटिव है। तो मैंने जो हम्म, देखा, हाई कोर्ट के एडवोकेट चैम्बर कर रहे हैं 2.5-3 लाख तो रेनोवेशन में दे रहे हैं, तो पैसा तो दिखा, बट हम्म। क्या है ये, थोड़ा अगर गाइड कर सके। वो देखो, हाई कोर्ट और जूनियर कोर्ट्स में अगर प्रिपरेशन, अगर हम लोग तैयार, ओ सॉरी, लिटिगेशन के लिए जाने की सोच रहे हैं, तो हमारी जो सोच है वो बहुत अलग है। देखो, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। अगर आपका कोई बैकअप नहीं है, मतलब आपके फैमिली में कोई पहले से लॉयर नहीं है जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है या फिर सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, तो हाई कोर्ट मत जाओ। ठीक है, मत जाओ, बिकॉज इट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम, आप पे काम नहीं आएगा। ठीक है, छोटे मोटे सड़े सड़ाए से केस मिलते रहेंगे, कभी कोई बेल मिल गई, कभी कोई ट्रांसफर मिल गया, पर मतलब अपनी खुद की प्रैक्टिस जमा पाओगे उसके चांसेस बहुत कम, बहुत ही कम, 100 में से 5% से भी कम है, मैं बोलूँगा हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट। तो शुरू में बड़ा अच्छा लगता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, पापा मम्मी भी खुश हो जाते हैं, दोस्तों में भी रौब बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट में गिन के 5 वकील प्रैक्टिस करते हैं, बाकी सब देखने आते हैं। ठीक है, दैट इज द ट्रूथ। और हम ये जो कह रहे हैं ना, पैसा कमा रहे हैं लोग, नो डाउट पैसा कमा रहे हैं, पर पैसा कमाने वालों की गिनती ना कमाने वालों के मुकाबले बहुत कम। परसेंट्स में जाओगे तो 1% से भी कम है। हाई कोर्ट में हर एरा गैरा जाके बैठ जाता है कैंटीन में, हर एरा गैरा जाके बैठ जाता है लाइब्रेरी में, हर गैरा गैरा जाके बैठ जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में। इसका मतलब ये नहीं कि वो पैसा कमा रहा है अगर गाउन पहन के बैठ, इनफैक्ट ज्यादा गाउन पहन के जो बैठे हैं वो कम नहीं कमा रहे पैसा, और शायद लोअर कोर्ट में फटा कोट पहन के जो घूम रहा है वो ज्यादा पैसा कमा रहे। तो ये बड़ा मिसगाइडिंग है। तो अगर कोई बैकअप नहीं है, कोई पहले से नहीं बैठा हुआ है ऊपर से सपोर्ट करेगा हायर कोर्ट में, तो मत जाना, लोअर कोर्ट पे ही मेहनत करो, क्योंकि लोअर कोर्ट में चांस ये है कि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम अगर अच्छा काम करोगे तो आपके पास अपना काम आने लगे। और लिटिगेशन इज ऑल अबाउट अपना काम, दूसरे के काम पे आप पल नहीं सकते, 2-4 साल कट जाएंगे पर उससे ज्यादा नहीं कटेगा, तो चाहिए अपना ही काम। और अपना काम मतलब 10,000 वाला केस, 20,000 वाला, 50,000 वाला केस ही आएगा आपके पास अगर आपका बैकअप नहीं है। तो उन्हीं को टारगेट करो और लोअर कोर्ट में ही अपना चैम्बर जमाओ, अच्छे से काम करो। और बीइंग अ वुमेन, फैमिली कोर्ट है, बहुत डोमिनेंट प्रैक्टिस है, इतना पैसा लोग छाप देते हैं अगर अच्छा काम करो। सर, अभी ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ओल्ड क्रिमिनल लॉ और न्यू क्रिमिनल लॉ दोनों आ रहे हैं। तो सर, हम इन दोनों को कैसे कवर करें? अभी तो हमारे ओल्ड क्रिमिनल लॉ ही कवर नहीं हुए, तो अभी नया भी आ गया, अब इस चीज को कैसे देखो कवर करें हम?
ये सब कहने की बात है बेटा, बहुत जनरल सी बात है कि ओल्ड लॉ न्यू लॉ। मैं तो ये नहीं समझ में आ रहा कि ओल्ड लॉ न्यू लॉ में फर्क क्या है, मेरे को तो ये तो बताओ। उस दिन मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, शायद पता नहीं इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था या हिंदू का था। तो उसमें मैंने पढ़ा कि कुल मिला के सारे स्टैट्यूट्स में, तीनों स्टैट्यूट्स को अगर मिला भी दें तो शायद 80-85 डिफरेंस क्रिएट, तीनों स्टैट्यूट्स के मिला के, पुराने कानून में नए कानून, 80-85 डिफरेंस है केवल। तो ये इनको कहना कि ये पुराना कानून है ये नया कानून है, यही बेकार की बात है। सीधा साधा पॉलिटिकल स्टंट है, ठीक है, कुछ बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंसेस आए ही नहीं है। ठीक है, तो आपके लिए जो फर्क है ना पुराने कानून और नए कानून में, क्या है? सेक्शन नंबर, उससे ज्यादा फर्क है नहीं। और वो जो छोटे मोटे फर्क है वो तो आप गूगल पे भी सर्च मारोगे तो एक लिस्ट बन के आ जाती है कि क्या डिफरेंस। तो ये दिमाग के अंदर लाओ ही मत कि पुराना भी आ रहा है नया आ रहा है, पुराना नया एक ही है। वही है, वो राम बलराम है करण अर्जुन है, उनमें फर्क कुछ नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा कुछ क्या कर सकते हो कि वो जो कंपैरेटिव वाला चार्ट है जो आपके स्टैट्यूट में दिया गया है शुरू में, उसको रट लो कि पुराने में कौन सा सेक्शन नंबर था, नए में कौन सा सेक्शन नंबर है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। और जितना जितना हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे आज से 1 साल बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद या 1 साल बाद जो नोटिफिकेशन आएंगे, धीरे धीरे आप देखोगे कि आईपीसी और सीआरपीसी पीछे छूटते हुए चले जाएंगे, और ये जो बीएनएस है या बीएनएसएस है, इन्हीं पे फोकस करेगा। तो आप इन्हीं पे अपना फोकस बनाओ। एग्जाम से पहले वो कंपैरेटिव चार्ट रट लेना 2 दिन बैठ के, और पढ़ते पढ़ते अपने आप ही याद हो जाए। ठीक ओके है। सर, थैंक यू सर। गुड सर। किसी का कोई गुड इवनिंग क्वेश्चन? सर। वेरी गुड इवनिंग। सर मैम, एक सर एक मैम करके मेरी। बोलेंगे, हाँ। हाँ हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, सभी लोग बच्चे चुप। इशिता बोलो। यस सर। सर मेरा हाँ। मेनली प्रिपरेशन चल रहा है जुडिशरी के लिए, और सेल्फ स्टडी ही चल रहा है। तो हम्म क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपकी क्लासेस ज्वाइन किए हुए हैं। तो हम्म सर जैसे हम लोग भी जितने लोग हैं जो आप लोग आपसे बीएनएसएस पढ़ रहे हैं, हम लोग भी एक बैच है। और पहले टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ था जिसमें हम लोग अपना प्रॉब्लम्स हम्म डिस्कस करते थे। तो जैसे जब क्वेश्चन हम्म सॉल्व करते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स हो, तो ऐसा हम्म पॉसिबल है अगर आपको प्रॉब्लम ना हो और जितने लोग आपके बैच में हैं उनको प्रॉब्लम ना हो, हम्म तो आप एक ग्रुप हम्म बना दे जिसमें हम लोग अपना प्रॉब्लम्स डिस्कस कर पाए। हाँ, नहीं नहीं, मैं स्पेसिफिक बीएनएसएस का तो नहीं बनाऊंगा बैच, बट वो जो मेरा टेलीग्राम का चैनल है उसका ग्रुप बना दूंगा। मतलब उसी में डाल दूंगा, जो भी ज्वाइन करना चाहे करके। मैं बैच का ग्रुप क्रिएट क्यों नहीं क्रिएट करूंगा, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि पिछली बार थोड़ा सा इश्यूज आए थे चीजों को लेके। पता नहीं, देखो मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं मालूम कि चीजें कैसे वर्कआउट करती हैं। मैं आपको अपना आउटलुक बताता हूँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है चीजों को लेकर। आजकल ना, ये जो अभी पीरियड चल रहा है, खासकर प्रिपरेशन का जो फील्ड चल रहा है, मुझे लग रहा है ना बहुत ही ज्यादा खराब पीरियड चल रहा है। खराब इन पीरियड इन द सेंस कि बच्चे भी जरूरत से ज्यादा ओवर स्मार्ट हो गए हैं, और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं वो उन्होंने एक्सप्लॉइट भी बच्चों को इतना किया कि वो बेचारे इतने डर गए हैं, या फिर उनको इतना मतलब चीजों से बोलते हैं ना कि आप पैसा पैसा कर दिया हर जगह, मनी 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 ये वो। तो कई बार ऐसा होता है कि एक चीज है जिसको मैं थोड़ा सा नहीं झेल पाता हूँ, वो ये है कि बच्चे ना आपस में जब पॉलिटिक्स करते हैं या अदरवाइज उल्टी सीधी कुछ बात करते हैं किसी भी चीज के बारे में, A to Z, बीइंग अ टीचर या फिर कुछ और, कोई दूसरा स्टूडेंट हो गया, तीसरा ग्रुप हो गया, तो वो मेरे को भाता नहीं है कई बार। तो मुझे लगता है कि इतना सारा हेडेक मैं ले नहीं सकता किसी भी चीज के बारे में। एंड दैट इज द रीजन कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट नहीं किया। तो अभी एक बार ये बैच हो जाए कंप्लीट, तो मैंने ये सोचा है कि जो हमारा वो वाला ग्रुप है, चैनल है जो टेलीग्राम वाला, उस पे एक जनरल लिंक देंगे, जो भी बच्चा का डिस्कशन करने वाला होगा। डिस्कशन होता कुछ नहीं है, कुछ डिस्कशन नहीं होता। और मुझे सच में बहुत ही ज्यादा दुख होता है इस चीज को लेके कि आज के समय पे 90% जो बच्चा है जो तैयारी के नाम से अपना जीवन काट, कुछ नहीं होना उसका, वो टाइम पास कर रहा है और इधर उधर की बकवास ज्यादा करता है, पढ़ता कम है। और उसको चढ़ाने वाले कौन है? ये सारे खासकर जो ऑनलाइन वाले इंस्टीट्यूट्स है ना, कि जो मतलब उनको बस चाहिए होता है कि बच्चा कोर्स खरीदे, फिर वो कुछ उसके बारे में उसका रिड्रेस करते नहीं है, तो बच्चा थोड़ा सा हो ही जाता है। तो जो भी है चलो, बट आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इनटू ऑल दिस। मैं थोड़ा, ये जो बैच है हमने 50 सीट्स क्यों रखी पता है तुमको? जब मैंने अपना ये हम लोगों ने ग्रुप में डाला, तो आई वाज प्लानिंग कि यार 50 बच्चे रखेंगे कि कम होंगे, आसानी से मॉडरेट हो जाएंगे। अदरवाइज
मुझे लगता है कि जितने बच्चों को एडमिट किया है उससे ज्यादा बच्चों को मना किया है, मतलब बहुत आसानी से 100 सवा 100 तक तो पहुंचा जाया करता जा सकता था। अब देखो मेरी तरफ से एफर्ट वही है, मुझे तो उतनी क्लासेस लेनी है। और सोचो 100 बच्चे होते, 125 बच्चे होते तो 2 गुना या 2.5 गुना रेवेन्यू हो सकता था। इट्स लाइक उसकी 50 ही चाहिए, पीसफुली जो निपट जाए, दैट इज बेट। तो अभी मैं इस अप्रोच पे चला हुआ हूँ, ठीक है। मेरे से होता नहीं है, पता नहीं क्यों। मेरे को अगर कोई कुछ बोलता है ना तो मेरे को लगता है भाई तू जा, तू मत कर, रहने दे, तू कहीं और जाके देख ले। मैंने कितने बच्चों को मना किया है, कितने बच्चों को मना किया है, मुझे भी। सर तो ऐसी देखते बात हैं। नहीं है। आज आप हम लोग को जान लीजिए, हमको लगता है हम लोग मैच्योर इनफ है कि आप जो बोल रहे हैं वैसा नहीं होगा। और वो हाँ ग्रुप तो में भी हम भी थे, लेकिन ऐसी कोई बात कभी नहीं की है सर। वही है, अब देखते जेन्युइनली, हैं। और जो प्रिपरेशन की बात है सर, जेन्युइनली प्रिपरेशन चल रही है और कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया। ये जो आप बात बोल रहे हैं वो हम भी समझ रहे हैं कि हम्म। इंस्टीट्यूट्स क्यों ऐसे करके प्रेशर डालते हैं ज्वाइन करने के लिए। और आपकी क्लासेस भी इसीलिए ज्वाइन की क्योंकि आपके बाकी क्लासेस भी किए हैं और सही में बहुत अच्छा लगा था। हाँ तो मैं प्लान करूंगा क्योंकि काफी बच्चे हैं आप जैसे। तो सर एक मैं एक, बार रीथिंक हाँ, करिए, हम लोग कम लोग भी हैं। और आप एक बार चाहें तो वोट करवा लीजिए कि अगर बाकी लोग भी ऐसा चाहते हैं तो फिर एक आप ग्रुप बना सकते हैं। और आप देखिएगा अगर कोई गड़बड़ लगेगी तो आप बंद कर दीजिएगा, आपके हाथ में है। वो ज्यादा खराब लगता है एक बार क्रिएट करके बंद करना, सच है ना, क्योंकि फिर बच्चे को लगता है अरे सर वो ग्रुप हटा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। चलो मैं इसको कंसीडर करूंगा, डेफिनेटली कंसीडर करूंगा अगर फिर मुझे आप वोट लगेगा करवा कि लीजिएगा अगर चाहे तो। वोट करवाना। आप तो मतलब मतलब हर जगह ना डेमोक्रेसी भी काम नहीं करती, मैं तो कहता हूँ किसी जगह काम नहीं करती। पर ठीक है, चलो पक्का कंसीडर करेंगे अगर लगेगा कि सब कुछ कंफर्टेबल। एक आध 2 वीक और रुकते हैं, ठीक है, फिर देख। ठीक है। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर हम्म, बोलिए। सर प्रोसीजरल लॉ की आंसर राइटिंग के बारे में कुछ बताइए ना, क्योंकि इस बार मैंने पहला मेंस लिखा था एमपी का, तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम गई थी प्रोसीजरल लॉ में। तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो ना प्लीज। प्रोसीजरल लॉ का तो इनफैक्ट जो राइटिंग है, आंसर राइटिंग है, वो ज्यादा आसान है सब्सटैंटिव से। रीजन मैं बता देता हूँ, रीजन क्यों है। क्योंकि प्रोसीजर में कंटेंट बहुत, प्रोसीजर में ना, कभी प्रोसीजर लॉ अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा, जैसे आप बीएनएसएस पूरा जब पढ़ लोगे, कोई भी टॉपिक आप उठाओगे कभी ऐसा नहीं होता है मैं लिखूं क्या। अगर आपने पढ़ा है अच्छे से और आपको याद है, क्योंकि लिखने को बहुत कुछ है, कोई भी छोटी से छोटी बात में बहुत कंटेंट है लिखने को। मेन जो पता है चैलेंज क्या आता है आंसर राइटिंग में, बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि मैं किसी चीज को लिखूं कैसे। फॉर एग्जाम्पल मेरे को पता है कि कोई XYZ चीज क्या है, मैंने पढ़ा है, समझा है, याद है, बट उसको एक्सप्रेस करने में मुझे लगता है कि वो चैलेंजिंग थोड़ा सा फील होता है। देखो बहुत ही सिंपल सी बात है। मैं जब मास्टर्स मैंने करी या जब मैं पीएचडी में अपना एनरोल करा रहा था ना, तो उसमें थीसिस वगैरह लिखना पड़ता है, मास्टर्स में डिसर्टेशन लिखना पड़ता है, उसमें पीएचडी में थीसिस लिखना पड़ता है। तो मैंने उससे पहले कभी कोई रिसर्च पेपर वगैरह इतना लिखा भी नहीं था। मेरे को लग रहा था कैसे लिखेंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को, कैसे वो आएगा निकल के। मैंने एक चीज पाई कि मैंने 2 महीना बैठ के प्रैक्टिस किया लिखने का। मतलब कोई भी A to Z चीज है मेरे दिमाग में, अगर है कोई भी थॉट है, फॉर एग्जाम्पल हाउ वुड आई राइट इट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी भी चीज की डेफिनेशन पढ़ी कि बेलेबल ऑफेंस ये होता है, फॉर एग्जाम्पल नॉन बेलेबल ऑफेंस ये होता है, मेरे को पता चल गया। अब मेरे को इसके ऊपर मानो 100 शब्द लिखने, 100 ही लिखने, 100 से कम नहीं लिखने। तो मैं कैसे लिखूंगा? अगर आप ये चीज करो ना, इस चीज की प्रैक्टिस करो, तो दुनिया का कोई भी टॉपिक आ जाए, कोई भी लॉ सब्जेक्ट हो, सब्सटेंटिव हो, प्रोसीजर लो, आप ले जाओगे। और जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जितने भी बच्चे टॉप करते हैं या मतलब टॉप 50 में, टॉप 20 में, टॉप 10 में आते हैं, दे आर वेरी गुड राइटर्स। मतलब उनका जो एक्सप्रेशन है ना राइटिंग, वो बहुत अच्छा होता है। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसकी राइटिंग का मैं फैन हूँ। मतलब कोई भी टॉपिक में उसको, मतलब पढ़ने में बिल्कुल वो है ढोल है वो बिल्कुल पढ़ने में। जैसे उसको कोई भी चीज समझ में नहीं आती एक बार में। जैसे मैं कोई भी चीज पढ़ता हूँ ना किसी भी स्टैट्यूट में, और तब से जब से मैं लॉ में हूँ, मैं एक बार में उसको समझ जाता हूँ। 90% तो समझ, 10% मुझे कभी किसी बुक या कहीं से देखना पड़ेगा। वो मेरा दोस्त है, मेरे साथ बैठता था हमेशा, 3 साल हम सब साथ में रहे। उसको कुछ नहीं समझ में आता था पहली बार, ठीक है। तो बट अगर उसे समझा दिया मैंने किसी भी तरीके से, कोशिश करके हाथ पैर मार के 10 एग्जाम्पल देके कि ऐसा होता है वैसा होता है, उससे फिर लिखवा लो, मैं उसके आसपास भी नहीं आ सकता उसकी राइटिंग में। और मैंने खुद का एक्सपीरियंस कहता है कि हम लोग 3 साल सीएलसी में थे, हर पेपर साथ में दिया हम लोगों ने, हर बार उसके ज्यादा मार्क्स आए।
दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में पहली बार में उसका सिलेक्शन हुआ। ऑल बिकॉज नॉट कि वो यहाँ से बहुत ज्यादा ब्राइट है, अमेजिंग स्किल लिखने की। और कैसे आई? जितना ज्यादा लिखोगे उतना सुधार। ठीक है। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर एक डाउट और है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बीएनएसएस में अटैचमेंट है, तो हम्म एमपी में ऐसा होता है कि जो मैक्सिमम जो बड़ा क्वेश्चन होता है वो 8 नंबर का होता है, छोटा 4 नंबर का होता है, तो उसमें मैक्स टू मैक्स 250 वर्ड्स लिखने होते हैं। अब 4 से 5 सेक्शन को मिला दे तो उसमें तो काफी सारा कंटेंट हो जाता है। उसके अलावा जैसे कि मेंटेनेंस हो गया, केस लॉस, तो हम्म इतना सारा कंटेंट आ जाता है तो समझ में नहीं आता है कि क्या लिखे। और उस हम्म टाइम आंसर लिखने के लिए मैक्स टू मैक्स 12 या 13 मिनट मिल पाते हैं। तो हम्म। उसमें ये डिसाइड करना कि क्या कंटेंट सिलेक्ट करना है और कैसे उसको एक्सप्रेस करना है, वो चीजों में बहुत प्रॉब्लम आती समझ गया मैं। और यही इनफैक्ट राइटिंग स्किल का पार्ट है कि राइटिंग स्किल नाम ही इस कला का है कि किसी भी चीज को जिसके बारे में आपके पास नॉलेज है, आप उसको एक्सपेंड भी कर सकते हो, मतलब खींच भी सकते हो, और कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, छोटी भी कर सकते हो। यही राइटिंग स्किल का पार्ट है। पर मेरी तरफ से एक बहुत प्यारा सा सजेशन, और वो काम कर जाता है। जब भी आपको लगे कि आपके पास कम टाइम है या कम शब्द हैं लिखने के लिए, हमेशा पॉइंट वाइज लिखो, पॉइंट्स में लिखो चीजें। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अपने आप देखोगे टाइम भी कम लगेगा, वर्ड्स भी कम खर्च होंगे। जब भी लगता है टाइम ज्यादा है और भरनी है, शीट भरनी है, या फिर कंटेंट ज्यादा लिखना है, वर्ड्स पूरे करना है, हमेशा पैराग्राफ, बड़े बड़े, मतलब बड़े बड़े नहीं, मीडियम साइज, मतलब 4 5 लाइन के पैराग्राफ लिखो। आप देखोगे आप कुछ कर ही नहीं रहे, मेंटली कॉन्शियसली आपने कुछ नहीं किया, पर आपकी केवल इस एटीट्यूड की वजह से, इस अप्रोच की वजह से ही वहां शब्द बहुत ज्यादा हो जाएंगे, यहाँ शब्द बहुत कम हो जाएंगे, वहां टाइम ज्यादा लग जाएगा, यहाँ टाइम। तो इसको ट्राई करके देखो। है। ओके सर, थैंक यू। बिल्कुल। और किसी का क्वेश्चन? सर। जी। सर जजमेंट राइटिंग सीखनी है, कैसे करके स्टार्ट करें? जजमेंट राइटिंग मैंने सिखाई थी बच्चों को 2021 में या 22 में, हमने एक बैच लिया था। और जजमेंट राइटिंग के बैच मैंने भी, मतलब क्योंकि मैंने कभी तैयारी तो करी नहीं है, तो मैं, वो एक ऐसा फेस था जब मैं भी सीख रहा था, और मैं भी नहीं सिखा रहा था। दिन में मैं सीख के आता था, और शाम को क्लास होती थी, और शाम को मैं सिखाता था। पर पूरे एक्सपीरियंस में मुझे एक बात याद रहेगी कि जजमेंट राइटिंग एक्चुअल में बहुत ईजी है। इट्स जस्ट कि हम लोग उसको करने का तरीका नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से हमको परेशानी होती है। कुछ नहीं करना है आपको। एक वहां रख दी मैंने, कहीं दबी पड़ी होगी किताब, मैं आपको किताब का फोटो भेज दूंगा। कोई पंजाबी नाम था ऑथर का। आप अगर गूगल पे भी सर्च करोगे तो शायद वो सबसे पॉपुलर किताब है। 700 800 900 रुपए की आएगी, ब्लैक कलर का कवर है उसका। मतलब बहुत ही डिसेंट बुक, बहुत ही अच्छी किताब है, उसको रोबिन आप सिंह। देखो। हाँ, क्या चीज? रोबिन सिंह है सर, शायद रोबिन हाँ सिंह। हाँ हाँ हाँ, रॉबिन सिंह, रॉबिन सिंह ही है जितना मुझे याद है। रॉबिन सिंह की किताब बहुत अच्छी किताब है, क्योंकि उसमें आपको केवल फॉर्मेट्स नहीं दिए हुए हैं, आपको बताया भी गया है कि कोई भी चीज क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। आपको ना उसको, किताब को स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। वो नॉर्मल किताबों की तरह नहीं है कि आपने एक बार में नोवेल की तरह पढ़ ली। धीरे 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 करके चलो, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो। और हो सकता है फ्यूचर में अगर कभी टाइम मिलेगा, मैं इनफैक्ट सोच रहा था कि आगे आने वाले 2 3 4 महीने में एक कोई ऐसा बैच निकाला जाए जिसमें बच्चों को जजमेंट राइटिंग और आंसर राइटिंग सिखाई जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि सब्जेक्ट वगैरह तो चलो पढ़ लेंगे बच्चे, बट ये जो स्किल वाले पार्ट है ना, ये कोई सिखाता नहीं है इनको। ठीक है। यस सर। तो इस पे, हाँ, ये एक ऐसी चीज है कि जब तक आप सीखोगे नहीं, कितना भी पढ़ लो, आपका हम्म। सिलेक्शन होगा नहीं। क्योंकि आपको जब हम्म। लिखना ही नहीं आएगा, आप कितना भी पढ़ लो, आपका कैसे सिलेक्शन होगा? तो मैं ट्राई करूंगा, पक्का ट्राई करूंगा कि एक बार बीएलएसएस कंप्लीट होता है और बहुत ज्यादा अगर प्रेशर नहीं है, तो का एक सिंगुलर बैच निकाल दूंगा जिसमें आंसर राइटिंग और जजमेंट राइटिंग दोनों। मजा आएगा, मजा आएगा उसमें, सीखने को बहुत कुछ हाँ सर, प्लीज कर दीजिएगा। और मिलता है। सर और जब वो जो आप देख, 2021-22 में किए थे बैच, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है क्या? यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट उसके साथ पता है क्या पंगा हुआ? अब हम लोगों ने एक ऐप बनाई थी, और वो किसी पर्टिकुलर कंपनी से हम लोगों ने ली थी शेयरिंग के बेसिस पे। उसमें क्या हुआ कि कुछ पंगा हो गया, कॉन्ट्रेक्चुअल कुछ इशू हो गया।
तो जो भी कंटेंट उस ऐप पे था जो हमने यूट्यूब पे नहीं रिकवर किया हुआ था, जो यूट्यूब पे रिकवर किया हुआ था वो तो है वहां पे, जो हम रिकवर नहीं कर पाए या फॉर वट एवर रीजन मुझे टाइम नहीं मिल पाया, वो सारा उस ऐप के साथ ही चला। तो बच्चे जो भी नोट्स वगैरह थे, काफी कंटेंट, तो अब इतने अच्छे प्यारे नोट्स बनाए थे हम लोगों ने हर एक सब्जेक्ट के, सब चले गए। तो नया ही बनाना पड़ेगा। ओके सर। सर बीएनएसएस ठीक से रिकॉर्ड करके रखिएगा। डीएनएस की तरह कोशिश करेंगे। चल, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर। सर मेरी रिक्वेस्ट थी। हाँ, क्या? मेरी एक कंप्लेन। रिक्वेस्ट। हाँ, एक एक करके चलते हैं, ठीक है। हाँ, रजनी सिंह, आप कुछ? हाँ, बोल रही हूँ कि आपने तो डिसाइड किया है कि रिकॉर्डिंग आप प्रोवाइड नहीं करेंगे, बट आई थिंक मेरे जैसे अदर स्टूडेंट्स होंगे जिसको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, मतलब हम्म क्लासेस का भी नेटवर्क एंड बहुत तरह के फैक्टर्स हैं। तो हम्म अगर हम्म आप एटलीस्ट इतना कर देते कि रिकॉर्डिंग अवेलेबल करके 24 आवर्स में उसको हटा देते, तो हम्म। कभी नाइन नहीं नहीं, थर्टी में ज्वाइन कभी इस मैं तरीके आपको से। मैं आपको बता देता हूँ कि रिकॉर्डिंग का हमने फीचर दिया क्यों नहीं दिया है, और फ्यूचर में भी कोई भी बैच आएगा मेरा, और अगर मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ तो मैं नहीं दूंगा रिकॉर्डिंग का फीचर। क्योंकि क्या होता है, एक बार जब रिकॉर्डिंग का फीचर अवेलेबल हो जाता है तो एक कंफर्ट है, मतलब मैं भी अगर स्टूडेंट होऊंगा तो ऑब्वियसली मैं भी उस कंफर्ट की तरफ जाऊंगा कि अपने हिसाब से देख लेंगे, क्योंकि इन एनी केस क्लास में डिस्कशन कितना ही हो, लिमिटेड ही डिस्कशन होता है, तो रिकॉर्डिंग में देख लेंगे। तो क्लासेस में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं सेशंस में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट जब तक क्लासेस चल रही हैं तब तक तो नहीं अवेलेबल होगा। बट मैं फ्यूचर में ये कोशिश करूंगा, बट कोई कमिटमेंट नहीं है मेरी तरफ से। फ्यूचर में मैं कोशिश करूंगा कि मैं इन सेशन को यूट्यूब पे डाल दूं, जिससे जो जनरल बच्चा भी है, मतलब मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का एक पर्पस है कि थोड़ा बहुत कुछ बच्चे जो शायद अफोर्ड ना कर पा रहे हो, उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए, भले लिमिटेड टाइम के लिए, बट डाल। तो आपको, आप अगर टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हो ना, तो अभी आप कोशिश करो कि सारी क्लासेस ले लो, बट अगर फ्यूचर में कभी रिवीजन वगैरह के लिए जरूरत पड़ेगी तो वहां से करो, ठीक है। सर ये 24 आवर्स वाला आइडिया अच्छा नहीं लगा आपको? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, एक जैसे मेरे स्टूडेंट था, मैं खुद थोड़ा बोल रहा हूँ, देखो हेल्प बी होता है इसमें। नहीं नहीं, देखो हेल्प हो जाता है, पर उसमें ना वो काम बहुत। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कोई भी चीज रिकॉर्ड करते हैं, उसका जो फाइल साइज होता है वो काफी बड़ा होता है, फिर उसको मॉडरेट करना, फिर उसे कहीं पे भी अपलोड करना, फिर उसको अवेलेबल करना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। मैंने की है ना ये चीज, मैंने ऐप भी चलाई है, मैंने यूट्यूब भी चलाया है, मेरे को पता है कि कितना वो वाला काम है। तो मैंने सोचा है कि एक बार जब सारी क्लासेस इकट्ठी हो जाएंगी, अभी मैंने सोचा क्लास 5 तक तो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, वीक में एक 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 करके, फिर जब सारी हो जाएंगी एक बार में तो फिर देखते हैं कि क्या करना है। ठीक है, कोशिश करोगे क्लास में साउथ में, ठीक है, मजा भी नहीं आएगा बाद में ना। ओके सर, थैंक यू। सर। हाँ। सर मेरा हिंदी से एमए हिंदी लिटरेचर से एमए रहा है, अच्छा। और उसके बाद मैंने एलएलबी किया। उसके बाद जो एलएलबी की जो मेन पढ़ाई थी सर, आपके वीडियोस को देखकर ही मैंने की, क्योंकि घर पे रह के पढ़ाई करनी थी आफ्टर मैरिज। हम्म। तो सर अभी कभी जब आपका वीडियो देखते थे बहुत कुछ अच्छे से मुझे समझ में आ जाता था, तो दिल से थैंक यू बोलना चाहते थे, हमेशा नहीं बोल पाए। तो अभी एक अच्छा टाइम है सर। सर नहीं थैंक यू नहीं वेरी मच। आपकी वजह नहीं से बहुत कुछ मेरा अच्छा हुआ है, बहुत कुछ। नहीं और इस नहीं नहीं, दरमियान सर मैंने चूंकि मैं पोइट्री भी करती हूँ, और मैंने 2-3 बुक्स भी लिखी है अच्छा, हिंदी माध्यम से सर, और बहुत दो अच्छा। दो नॉवेल भी लिखी है सर जो महिला प्रधान है। अच्छा, यस सर। और बहुत एलएलबी के टाइम सर मैंने सिर्फ आपसे ही पढ़ा है, ये सच है। हम्म, और इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वही मैं कह रहा था ना अभी, इससे पहले जो बच्चा पूछ रहा था कि मैं बता नहीं सकता यूट्यूब चैनल पे कितने ऐसे बच्चे हैं जो, मतलब जिनको मैं जानता भी नहीं, जिनको मैं पहचानता भी नहीं, कभी इंटरेक्शन भी नहीं हुआ, बट उनको अपने लेवल पे जो भी हेल्प मिल पा रही है वो उसको ले रहे हैं। तो दैट इज द रीजन कि मेरे मन में रहता है कि कभी भी अगर उनको कोई भी कंटेंट में अवेलेबल करवा सकूं तो मैं करवा दूं। तो कोशिश करेंगे कि शायद बीएनएसएस भी फ्यूचर में, अभी फ्यूचर में उनके लिए अवेलेबल हो जाए, तो काफी बच्चों की हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको बता नहीं सकता कि पिछले
3 4 5 साल में ऐसे ऐसे बच्चों से मेरा इंटरेक्शन, हम लोग सोचते नहीं है ना, क्योंकि हम लोग ठीक ठाक बैकग्राउंड से थोड़े बहुत आ जाते हैं, तो हमें अंदाजा नहीं है कि हमारा ये देश में मतलब कैसे कैसा बच्चा है। मतलब ऐसे ऐसे बच्चों से मेरा कनेक्ट हुआ है पिछले 3 4 5 सालों में, हु कांट इवन अफोर्ड 500, 500 रुपए यस भी नहीं दे सकते। ऐसे भी बच्चे सर, हैं और वो पढ़ रहे हैं, खासकर तैयारी कर। खासकर सर महिलाओं के लिए और आफ्टर हाँ, मैरिज पढ़ाई करना ये मतलब बता पाना मुश्किल है सर। बहुत बहुत, मुझे तो खुद एक दो बच्चे तो मेरे दिमाग में बसे हुए हैं कि एक लड़के का मेरे पास फोन आया था, इट वाज 2022 की बात है, तो मैंने पढ़ाना बंद कर दिया था पीछे। तो 2022 के टाइम पे फोन आया उसका, और वो मतलब फोन करते ही रोने लगा। उसके फादर की डेथ हो गई थी टाइम पे, शायद 1 2 दिन पहले ही हुई थी इसके कॉल करने से पहले। तो मतलब वेरी, मतलब बहुत, कहीं बिहार के किसी शहर में दूध बेचता था। ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब चैनल मेरा कम से कम, चलो मैं तो ठीक है, मैं तो अपनी लाइफ में कर ही लूंगा कुछ ना कुछ, और हो ही जाए कुछ ना कुछ, कम ज्यादा ऊपर नीचे तो होता रहता है, बट सभी सरवाइव कर जाते हैं। बट सोसाइटी के लिए अगर थोड़ा भी कुछ बेसिक, मैं तो कहता हूँ अगर इतना बच्चा देख रहा है, तो अगर उनमें से अगर एक बच्चे का भी सिलेक्शन हो गया तो मेरे लिए तो फिर भी ठीक है कि यार कुछ तो फायदा हुआ यूट्यूब चैनल बनाने का या लोगों तक सोचने का। तो बस ठीक है, अपनी तरफ से थोड़ा बहुत कुछ करते रहो तो भी ठीक। और बस, सर किसी का कुछ कंप्लेन। सर हाँ जजमेंट क्या? राइटिंग की 2 बुक दिख रही है कम ऑनलाइन। अगर आपके पास वो आपकी बुक होगी तो प्लीज उसका फोटो मतलब बता दीजिएगा एग्जैक्टली कौन सी बुक है, याद से ना। ठीक 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 है, मैं एक बार उसे देख लूंगा, अंदर कहीं दबी गई हो। ठीक। ठीक है सर। हाँ, और क्या? कंप्लेन कंप्लेन कौन बोल रहा था? कंप्लेन शिकायत एक बार थोड़ा बता दी। आज भी तुम कंप्लेन सुनने आए हो क्या? बताता हूँ, रुको एक बात सभी बच्चे ध्यान रखो, आप सभी लोगों के लिए है, सारे स्टूडेंट्स के लिए। मैं एक बात आपको लिख के दे सकता हूँ अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से। अगर आप सच में कोशिश करो ना, आपको किसी टीचर की जरूरत ही नहीं है। टू बी वेरी, आपको लगेगा कि सर आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हो, पर मैं आपको बताऊं, मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ये जो भी कुछ हम पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहा हूँ, किसी टीचर ने नहीं बताया। मैंने तो कभी तैयारी नहीं करी, मैं तो कभी किसी कोचिंग सेंटर में भी नहीं गया। आपको भी पता है, वो डीयू का ही एक बच्चा था, उसको भी पता है कि डीयू में कितनी पढ़ाई होती है। तो अगर आप थोड़ा सा खोल के पढ़ोगे ना दिमाग, लॉ की ब्यूटी ये है कि आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है अगर आप पकड़ लो। हाँ, तो कंप्लेंट एच के अंदर दी गई है बेटा, एक बार रीड आउट करता हूँ। कंप्लेंट मींस एनी एलिगेशंस मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मजिस्ट्रेट with a view to his taking action under the sanita that some person whether has committed an offense but does not report। हाँ ठीक है, देखो कंप्लेंट का अगर बिल्कुल बेसिक लेवल पर मतलब समझने की कोशिश करोगे तो कंप्लेंट के अंदर एलिगेशन होता है। एलिगेशन का मतलब होता है आरोप लगाना, फिर वो चाहे मौखिक रूप से आरोप लगाया जा रहा हो चाहे लिखित रूप से आरोप लगाया जा रहा हो। पर इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो आरोप लगाया गया है, ये इंफॉर्मेशन मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचाई जा रही हो, और वो जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने इंफॉर्मेशन पहुंचाने का पर्पस ये हो कि वो जो मजिस्ट्रेट है उसके बारे में कोई एक्शन। ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, मजिस्ट्रेट कब एक्शन लेगा? जब आपने कुछ ऐसा आरोप लगाया होगा कि किसी व्यक्ति ने, जिसे आप चाहे जानते हो चाहे ना जानते हो, कोई ना कोई अपराध किया है। तो कंप्लेंट के लिए क्या क्या चाहिए? एलिगेशन चाहिए, चाहे वो ओरल हो चाहे वो रिटर्न हो, जिसका मजिस्ट्रेट के पास पहुंचना जरूरी है। मजिस्ट्रेट के द्वारा उसके ऊपर एक्शन लिया जाना, मतलब इस पर्पस से कहिए कि मजिस्ट्रेट उसके ऊपर एक्शन ले, और वो किसी ऑफेंस के बारे में, किसी अपराध के बारे में, जहां पे ये 5 चीजें मिल जाएंगी वहां पर कंप्लेंट बन जाती है। फिर इसमें एक बात समझने वाली है कि आमतौर पर तो जो पुलिस रिपोर्ट होती है, पुलिस रिपोर्ट का मतलब मैंने बताया, जो पुलिस मजिस्ट्रेट के पास भेजती है अपनी इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के, तो आमतौर पर हम पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेंट की डेफिनेशन में नहीं डालते हैं। पर अगर वो जो पुलिस रिपोर्ट है किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में है, तो वो जो पुलिस रिपोर्ट है वो कंप्लेंट की डेफिनेशन में आ जाती है, और वो जो पुलिस वाला है जो पुलिस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के पास भेज रहा है वो कंप्लेनेंट कहलाता है। बस इतना सर। ठीक है, जी सर। क्लियर? जी सर। और बताओ, और किसका क्या सवाल है?
सर मेरा एक और क्वेश्चन था लास्ट। हाँ, पूछो, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट लास्ट कोई दिक्कत ओके। नहीं। बोल रही हूँ कि वुमेन के लिए लिटिगेशन कितना चैलेंजिंग है, क्योंकि थ्योरेटिकली तो ठीक है, जेंडर ओरिएंटेड प्रोफेशन नहीं है, बट प्रैक्टिकली एज यू हैव अ लिटिगेशन एक्सपीरियंस, क्या फैमिली हो जाती है, एक फैमिली वाला फैक्टर मुझे दिख रहा है, क्योंकि इनिशियली तो मुझे अच्छा लग रहा है, बट लॉन्ग टर्म के लिए। एंड सेकेंड फैक्टर आ रहा है, मैं क्रिमिनल प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, तो वहां पे एक्चुअली में आ रहा है कि छोटे प्लेस में रह के 12-1 बजे आप थाना विजिट नहीं कर सकते बीइंग अ वुमेन। तो ये आगे और मैं क्या चैलेंजेस फेस कर सकती हूँ एज यू हैव एक्सपीरियंस, एंड क्या ओवरकम किया जा सकता है एज आई एम वेरी मच डेडिकेटेड फॉर दिस प्रोफेशन। देखो, मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो केवल लिटिगेशन का नहीं है, शादीशुदा होने का भी है। और यहाँ पे सेकंड वाला जो एक्सपीरियंस है वो ज्यादा काम का है। क्योंकि देखो, टू बी वेरी फ्रैंक, लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। सोसाइटी में बहुत मुश्किल है। पहले तो प्रोफेशन के साथ कंटिन्यू करना आफ्टर मैरिज। और उसमें मैं, मतलब पेट्रियार्कल और इस सब डिबेट पे नहीं जा रहा कि आदमी कितने खराब हैं या फिर सास ससुर कितने खराब है, दैट इज एंटायरली डिफरेंट। मैं प्रैक्टिकलिटी बता रहा हूँ। अगर सब लोग अच्छे भी हैं तो खुद से बहुत मुश्किल, टू डिफिकल्ट, ठीक है। तो अब उसमें भी कौन सा करियर, बीइंग अ लॉयर, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, हद मुश्किल है। पता है क्यों है, मैं बता। इट्स नॉट जस्ट कि थाना जाना मुश्किल, आप उतना एफर्ट दे ही नहीं पाओगे कि आपके पास काम है। क्योंकि वकील का काम शुरू तब होता है जब कोर्ट बंद हो। एक तो वकील का वो काम होता है कि उसके पास फाइल है और उस पे वो काम कर रहा है, वो तो कोर्ट के टाइम पे होता है। पर वो फाइल आएगी कहाँ से? खासकर क्रिमिनल केस की कहाँ से आएगी फाइल? फाइल तब आएगी जब मैं किसी अपने सीनियर की या किसी पॉलिटिशियन की या फिर किसी भी एक प्रभावी आदमी की चापलूसी करूंगा, उसके पास जाऊंगा, उसके साथ रिलेशंस बनाऊंगा, तब तो आएगी फाइल की टपक जाएगी सबसे मेरे ऊपर। वो आप नहीं कर, आप अभी भी नहीं कर पाओगे। मैरिड तो बहुत दूर की बात है, और मैरिज के बाद तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बट ये सारी रियलिटीज आपको 5 साल बाद पता चले, उससे बढ़िया अभी से तैयार हो जाओ मेंटली। नहीं हो पाता कहने की, ठीक है, नहीं हो पाता। एंड वुमेन का एटीट्यूड ये है कि व्हेन इट कम्स टू देयर फैमिली और व्हेन इट कम्स टू देयर बच्चास, तो हमेशा अपनी फैमिली और बच्चों को ही चुनेंगे। और वो अच्छा भी है मुझे लगता है। देखो, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। मैं देखो, मैं, मेरा लाइफ को देखने का तरीका बहुत अलग है, ठीक है। अब मेरे लिए करियर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, किसी भी चीज की इनफैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। हमेशा लाइफ में एक ही चीज की इंपॉर्टेंस है, और मुझे लगता है आप लोग भी रखना, कि आप कहाँ पे खुश हो। हैप्पीनेस इज द फैक्टर दैट मैटर्स, नथिंग एल्स मैटर्स। आप लाइफ में क्या करते हो, कुछ करते हो या नहीं करते हो, दैट इज ऑल्सो, मतलब उसमें कोई ईगो वाली चीज नहीं है कि मैंने पढ़ा है तो मुझे कुछ करना ही है। कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरे को चॉइस हो ना, आप पढ़ में जाओ, मैं तो एक सेकंड में छोड़ दूँ, ठीक है। तो खुश का, ठीक है। कई बार क्या होता है, कई लड़कियां या लड़के भी इनफैक्ट एक कन्फ्रंटेशन में अटके रहते हैं फॉर देयर लाइफ्स। एक तरफ उनका करियर जो जिससे शायद उन्हें इतना लगाव भी नहीं, और दूसरी तरफ उनकी फैमिली कंटिन्यूअसली कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो अगर आपको अपना हैप्पीनेस मिल रहा है विदाउट बीइंग एंटेंगल्ड इनटू सो मेनी थिंग्स, चूज दैट, ठीक है। ईगो पे मत लेना कि मतलब वोमेनहुड के उस पे मत चले जाना। क्योंकि कई बार कई लाइफ ऐसे बर्बाद हो जाती हैं और आखिरी में आप अकेले रह जाओगे, खुश रहोगे नहीं, कोई आपको पूछेगा नहीं। कोर्ट के कितनी ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ पर्सनली, जो कोर्ट में ही बैठे रहते हैं, उनके पास जाने के लिए घर भी नहीं, और घर है भी तो घर में लोग नहीं, ठीक है। तो ऐसी भी लाइफ नहीं करनी है, ठीक है। कोशिश करो और एक ऐसा करियर पाथ चुनो जिसका समन्वय बन जाए आपकी फैमिली के साथ। और मैं केवल इसलिए नहीं कह रहा कि आप एक वुमेन हो, मैं तो, वो लड़के ने पूछा था तो उससे भी मैंने यही चीज कही कि अभी क्या है, अभी नया नया जोश है, अभी एलएलबी की है, अभी यंग है, ट्वेंटीज में है, तो बहुत कुछ अचीव करने की लालसा है। ऐसा लगता है कि हम ही कुछ कर लेंगे बहुत बड़ा। कोई कुछ नहीं कर पाता लाइफ में, ठीक है। मैं आपको बहुत वो लगूंगा कि कैसी बातें कर रहे हो सर, आप ऐसी बातें करोगे तो कोई कुछ करेगा ही नहीं, बट मैं आपको सच्चाई बता, कोई तोप नहीं उखाड़ने वाला है आप में से कोई नहीं। बड़े से बड़ा कुछ कर लोगे सोसाइटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, समाज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जो भी कुछ करोगे अपने लिए करोगे,
ठीक है। और आप अपने लिए क्या करना चाहते हो, एटलीस्ट यू मस्ट डिसाइड दैट आपका कितने में पेट भर जाएगा, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब मैं किसी एक चीज से 2 लाख रुपए भी कमा सकता हूँ, 3 भी कमा सकता हूँ, 5 भी कमा सकता हूँ, पर मैं जब 2 से 3 पे जाता हूँ या 3 से 5 पे जाता हूँ, मेरा यहाँ पे भी प्रेशर बढ़ता है, तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। अगर मेरा 1 लाख में पेट भरता है पर मेरा दिमाग खाली है, आई विल चूज दैट। तो दीज आर दी पॉइंट्स जो आपको सच में कंसिडर करनी चाहिए। भीड़ के साथ मत भागो, भीड़ किसी की नहीं होती, ठीक है। और करियर पाथ जोश में आके बिल्कुल मत चूज करना। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जोश में आके ऐसा करियर पाथ चुन लेते हैं कि आगे चल के कोई करियर रहता ही नहीं है, जीरो। जीरो, हाउस वाइफ बनने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। ऐसा मत करना अपने साथ एटलीस्ट, ठीक है। तो प्रैक्टिकल रहना, सोसाइटी से फाइट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि आप हजारों सालों की लड़ाई है, 2 दिन में खत्म होने नहीं वाली। आपका करियर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। बी स्मार्ट, चूज समथिंग विच यू कैन एक्चुअली डू एंड हैप्पीली डू। मुझे लगता है 99% लड़कियों को अच्छा भी नहीं लगेगा कि अगर उनको थकने जाना पड़ेगा तो, ठीक है, या ऐसे कुछ काम करने पड़ेंगे। क्योंकि मैंने खुद अपने लिटिगेशन का सफर क्रिमिनल साइड से प्रैक्टिस करके किया था। और मुझे लगता है कि उस टाइम में मजा बहुत आया, क्योंकि पुलिस वालों से इतनी जान पहचान हो गई, सब लोग डरते थे, जानते थे, पहचानते थे शक्ल से। बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे ये रियलाइज हुआ मैंने जो भी कुछ किया गलत ही किया। सोसाइटी में मैंने नुकसान ही पहुंचाया, कुछ फायदा नहीं। तो ये मैटर करता है। आप सोसाइटी को जो दोगे ना, सोसाइटी वापस देगा। आज करियर के नाम पे आप कहते हो फर्क नहीं पड़ता, ये तो मेरा काम है कि हम कुछ भी करें पैसे के लिए। अब याद रख, व्हाट यू गिव इट कम्स बैक। किसी ना किसी सूरत में वो आएगा और वो आपको बहुत बुरा झटका देगा। तो हमेशा कोशिश करो कि ऐसा कुछ करूं जिससे सोसाइटी में बेहतरी आए, लोगों को फायदा हो, अच्छे लोग आगे बढ़े और खराब लोग साइड हटे। तो ये ध्यान रखना, बाकी तो आपकी मर्जी है। सर इससे रिलेटेड एक जस्ट छोटा सा, वो जो हम्म। एथिक्स की बात आती है ना, एडवोकेट एथिक्स, तो वहां पे मैंने सीनियर से सुन के रखा हुआ है। वैसे अभी इनिशियल स्टेज पे तो मुझे बुरा लगता है कि फॉल्स केसेस है उसको भी जस्टिफाई कराने में लगे पड़े हैं। तो हम्म। उनका कहना है कि एडवोकेट एथिक्स यही है कि हम बस अपने क्लाइंट को सेव करेंगे, और वो सही और हम्म। गलत तो उसके लिए जज है। तो अगर उनके साथ सही होता है या फिर फॉल्स केस में भी अगर वो बच जा रहे हैं, तो वो जज का है, वो उनके ऊपर जा रहा है, हमारा कुछ नहीं, हमारा एथिक्स बस उसको सेव करना। इज इट ओके? मतलब ऐसा ही होता है? देखो क्या है ना, आप पूछ ही गलत आदमी से रहे हो। आप ऐसे आदमी से एडवोकेट एथिक्स की पूछ रहे हो जिसकी रोजी रोटी ही इसी काम पर निर्भर करती है। अब मैं किसी चोर से पूछूं कि चोरी करना बुरा बात है, तो कहेगा नहीं भाई, मुझे भी तो भूख लगती है, और भूख के लिए तो कुछ भी की गई चीज अच्छी है। तो आप पूछ ही गलत आदमी से रहे हो। तो देखो, सबके अपने व्यूज हो सकते हैं, और इतना बढ़िया बड़ा करियर है, करियर पाथ है जो डिपेंड करता है इस करियर, इस एथिक्स पे, तो नो डाउट मुझे लगता है। बट मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ। मैं, आप उसको मानो या नहीं मानो, कोई और ना माने, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी मान लेंगे तो फिर कोई लॉयर बचेगा ही नहीं। मेरा बस इतना सा मानना है कि ये जो सारी चीजें हैं, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन भी हमने बनाए हैं, बीइंग ह्यूमंस हमने बनाए हैं। और हमारे बनाई गई जो ज्यादातर चीजें हैं, 99% ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव क्रिएटेड, वो चालाकी वाली चीजें हैं। और बोलते हैं ना क्या, ग्रीड, लालच वाली चीजें हैं, ठीक है। उनमें कोई सच्चाई नहीं। मैंने तो एक ही चीज अपने एक्सपीरियंस में पाई है, आप कम से कम कुछ अच्छा नहीं कर सकते सोसाइटी के लिए या बाकी के लोगों के लिए, तो कम से कम बुरा करके मत जाओ, इन वॉट एवर नीड्स। पैसा कमाने के नाम पे, करियर के नाम पे, कुछ भी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी लिटिगेशन, मैं मानता हूँ डिफिकल्ट हो जाएगी, आप ऑनेस्ट रह के नहीं चला सकते, ऐसे लोग हैं जो चलाते हैं, पैसा भी कमाते हैं, उतना नहीं कमा पाते पर कमाते हैं। पर ये फील्ड ही ऐसा है कि मतलब कीचड़ में कूदने के बराबर है। अब आप कितना ही कितने दिन साफ रह पाओ, तो वो बहुत मुश्किल काम है। तो मैं तो बिलीव करता हूँ इन सारी चीजों में कि आपको गलत काम नहीं करना चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, मेरे एक्सपीरियंस में मैंने एक केस लड़ा और मुझे उसका दुख आज तक है। और आज मुझे लगे, मुझे कोई मौका देना कि तुम ना, जितने पैसे दे के अगर उस चीज को ठीक कर सको तो कर दो, मैं कर दूं। चाहे मुझे अपने जेब से 5 लाख रुपए देने पड़े, 10 लाख रुपए देने पड़े, क्योंकि इतना गिल्ट है मेरे अंदर। एक केस मैंने किया था, इट वॉज समवेयर अराउंड 2020 2021 के अराउंड, ठीक है। तो वो मैंने उस टाइम पे लिटिगेशन में बहुत एक्टिव हो गया था। तो बजाज आलियांज के पैनल पे आ गया था, मैं बैजिक बोलते हैं उसको शॉर्ट में। तो उनका एक मैटर था, इट वाज अ लाइफ इंश्योरेंस मैटर। हाँ, लाइफ इंश्योरेंस का मैटर था दिल्ली हाई कोर्ट में।
इट वाज बीइंग हर्ड। काफी अपील वकील के बाद वहां पे पहुंचा था। तो उस दैट वाज दी आई थिंक द सेकंड केस जहां पे मैंने खुद से आर्गुमेंटेशन किया था, कोई किसी को असिस्ट नहीं कर रहा था मैं, और मैं उस केस को जीता था। और वो टर्नड आउट, और मुझे पता थी एक्चुअल में वो सारी चीजें कि जो कंपनी थी वो डिफ्रॉड कर रही थी अपने ही इंश्योरेंस को। एक बंदा था जिसकी डेथ हो गई थी एक एक्सीडेंट में, और उनका क्लेम वो पास नहीं कर रहे थे फॉर सम बिल्कुल घटिया रीजन, बिल्कुल इलॉजिकल और घटिया। मैं रीजन तो नहीं शेयर कर सकता कि कितनी बड़ी कंपनी के नाम है, बट बहुत ही मतलब बेवकूफ, मतलब आपको पक्का 100% पता है कि हम बेवकूफ बनते हैं सीधी सीधी। तो दूसरी तरफ एक लेडी थी, मुझे लगता है 35 की रही हो, छोटा सा बच्चा 2 ढाई साल का, और जीत गए हम लोग केस। उनके पास पैसे नहीं थे कि वो सुप्रीम कोर्ट जा पाए, सुप्रीम कोर्ट नहीं गए वो लोग, मामला वहीं खत्म हो गया। बट मुझे लगता है दैट डे आई डिस्ट्रॉयड वन फैमिली, और वो कभी मुझे मेरी वजह से शायद वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगी, वो लेडी या फिर वो बच्चा। तो दैट वेरी हैवी। मैं हो सकता हूँ बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूँ या इमोशनल हूँ, बट मुझे लगता है कि वो जो एक्ट है उसको ना ही मैं अपने करियर के नाम से, ना ही मैं अपने एथिक्स के नाम से जस्टिफाई कर सकता। बाकी बाकी तो लोग कर ही रहे हैं, फिर बैच के पैनल पे ऑनेस्ट रह जाने के लिए के वो लगता है। हम्म, फिर ऑनेस्ट रह के फिर सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल नहीं हो जा रहा है, क्योंकि एट द एंड तो बहुत पैसा तो सब कुछ चाहिए। बहुत वो कह मुश्किल रहे है। हैं कि अगर आप छोड़ दे रहे हो तो किस कोई ना कोई तो उसे लेगा ही ना। एग्जैक्टली वही है ना। मैं चोरी छोड़ दूंगा तो चोर थोड़ी ना खत्म हो जाएंगे दुनिया में, पर इसका मतलब थोड़ी ना कि मैं चोर बनूं। ओके सोचने सर, वाली गॉट बात। बट बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है। हर एक इंडिविजुअल में थोड़ा सा हो सकता हूँ ओवरटली सेंसिटिव, मैं इन चीजों में बिलीव कर। बाकी और किसी का कोई क्वेश्चन? सर मैंने अभी जुडिशरी की प्रिपरेशन स्टार्ट ही की है, तो सर अच्छा, मेरे को क्या करना चाहिए सर? प्लीज कुछ गाइड मत करो। हाँ, कुछ मत करो अभी, बस जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको वन बाई वन पढ़ना शुरू करो। जैसे अभी बीएनएसएस पढ़ रहे हो ना, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ो, मतलब ऐसे पढ़ो कि दोबारा फ्यूचर में इसको पढ़ना ही ना पड़े, केवल रिवाइज करना। एक एक करके कदम बढ़ाओ, छोटे छोटे कदम लो, बहुत ज्यादा चीजें एक साथ करने की कोशिश एक बार में एक सब्जेक्ट लेके चलें या दो सर? करो। उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर एक भी लेके चलोगे तो भी बढ़िया है, दो भी लेके चलोगे तो भी बढ़िया है। पर हाँ, इस तरीके से पढ़ो कि इसको दोबारा ना पढ़ना पड़े, उतनी गहराई में। ओके सर। सर ठीक है। वैसे मैंने अभी आपके हम्म वो टूर सीरीज से स्टार्ट कर रखी है, मतलब मैं हम्म एविडेंस एक्ट कर रहा हूँ और आईपीसी की हम्म कर ही रहा हूँ। 3 लेक्चर रह रहे हम्म हैं बस मेरे। हम्म। तो अब मैं कल समझना, सुबह। समझते हुए पढ़ो, ठीक है, हर चीज को मैं क्या कह रहा हूँ, किसी शब्द का क्या मतलब है, समझना बहुत यस सर। जरूरी है। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर आप कहाँ से हो सर? दिल्ली? नहीं, मैं ओरिजिनली तो मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा शहर है एटा नाम से, ओ, वहां से हूँ। हाँ, और दिल्ली में मेरे को 14 15 16 साल हो गए। ओ, ओहो। हम्म, हम्म। और किसी का कोई क्वेश्चन? फिर हम लोग बस कंक्लूड करने वाले हैं, बता दो फट। 1 घंटा हो गया हम लोग। और किसी को कुछ पूछना है? कंक्लूड करें आज का सेशन? अच्छा, कुछ बच्चों ने चैट पे भी भेज रखा है, इसको और देख लेता हूँ। हाँ सर, ठीक है ठीक है सर, मैंने अभी स्टार्ट किया एजुकेशन तैयारी। कोई नहीं, कोई कमजोर नहीं है, धीरे धीरे बढ़ोगे मजबूत हो जाए। हाँ, जैक भी अच्छा ऑप्शन है, मुझे इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं, बट अगर है तो बिल्कुल है। यूआर राइट से तो हाँ ठीक है। जीएस कैसे कवर करें? बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जुडिशरी में जो जीएस की डिमांड है वो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है। कोई भी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट पकड़ लो, जैसे लूसेंट की किताब पकड़ लो या फिर घटना चक्र की किताब पकड़ लो, और थोड़ा 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 करके वीक बाय वीक उसको पढ़ते रहो। जैसे हिस्ट्री पढ़ ली, 20 पन्ने पढ़ लिए, फिर 20 20 करके हिस्ट्री खत्म कर ली, ज्योग्राफी खत्म कर ली, इको कवर कर ली,
इस तरीके से मतलब थोड़ा थोड़ा रोज करोगे तो ज्यादा हैवी भी नहीं लगेगा और माइंड पे रिटेन। ऐसे करते हुए चलो और बड़ा मजा आता है पढ़ने में। हिस्ट्री पढ़ने में बहुत मजा आता है, इको पढ़ने में बहुत मजा आता है, ज्योग्राफी पढ़ने में बहुत मजा आता है। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर ऑप्शनल में कौन से सब्जेक्ट्स को ये प्रेफर दे, जो हमारा सबसे स्ट्रांग है, या फिर कोई और कुछ खास जो आप सजेस्ट करें? इस चीज के ऑप्शनल की बात हो रही है? मेंस के लिए सर। अच्छा, मेंस के लिए। देखो, जिस सब्जेक्ट में आपका कंफर्ट है, मुझे लगता है कि आपको लग रहा है कि आप खुद से जिस सब्जेक्ट में लिख सकते हो ना, अपनी खुद के दिमाग से बिना रटे, वो सब्जेक्ट चूज करो और जिसको पढ़ने में भी मजा आता हो। और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक, चल फिर आज के सेशन को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच। अब हम लोग मिलेंगे कल। कल वैसे ईद है, तो अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता देना कल 8 बजे से पहले। तो फिर टाल देंगे सेशन। अगर दिक्कत नहीं है आ सकते हो 9 बजे, खासकर उन बच्चों से बात कर रहा हूँ जो मुस्लिम है। अगर कोई दिक्कत नहीं है 9 बजे आ सकते हो, और कोशिश कर लेना 9 बजे आ जाओ। तो फिर कल सेशन में मिलेंगे, ठीक है? चल, बाय बाय, सी यू ऑल।